तो अजय देवगन की नई फिल्म रेड 2 फाइनली रिलीज हो चुकी है और ये वही 2018 में आई रेड का सीक्वल है। अब चूंकि पहले पार्ट ने अच्छा प्रॉफिट कमाया था, मतलब 40 करोड़ के बजट में फिल्म ने लगभग 150 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो ऐसे में मेकर्स दूसरा पार्ट क्यों ना बनाते। खैर, बात करते हैं कि क्या ये फिल्म बस नाम के लिए सीक्वल है या फिर सच में फिल्म में कोई दम है। तो फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख और बानी कपूर के साथ साथ अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स हैं। अब जैसा कि ये सीक्वल है तो सवाल उठता है, क्या इसके लिए पहले पार्ट को देखना जरूरी है? तो जवाब है नहीं। आप बिना पहला पार्ट देखे भी इस फिल्म को समझ सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले रेड देखी है तो आप और ज्यादा रिलेट करोगे इस फिल्म से, क्योंकि कुछ पुराने कैरेक्टर्स को इसमें भी दिखाया गया जिससे दोनों पार्ट्स कनेक्टेड फील हो सके, और थोड़े बहुत फ्लैशबैक भी यूज किया गया है ताकि पुराने कैरेक्टर्स के साथ मतलब वो कंटिन्यूटी समझ आ सके। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, पहले पार्ट में अजय देवगन की वाइफ का रोल इलियाना डिक्रूज कर रही थी और इस पार्ट में है बानी कपूर, और फिल्म में इसका कोई रीजन भी नहीं बताया गया। अब अगर आपको ये चीज समझ में आया तो फिर कमेंट करके बताना। खैर, बात करूं फिल्म की कहानी की, तो मैंने भी पहला रेड नहीं देखा है, तो मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया था, जिसमें कहानी है इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक की, जिसका ये 75th रेड है। पहले जितने भी रेड उसने किए उस सबके चक्कर में उसका ट्रांसफर होता गया, और अब बारी है उसका एक पावरफुल पॉलिटिशियन पे रेड करने की। एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसे लोग भगवान मानते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। अब ऐसे में अमय पटनायक कैसे रेड करता है, कैसे उस पॉलिटिशियन के ब्लैक मनी को बाहर निकालता है, यही इस फिल्म की पूरी कहानी है। जहां फिल्म के फर्स्ट हाफ की बात करूं तो वो थोड़ा स्लो लगता है। 2 गाने जबरदस्ती घुसाए गए हैं जो अगर ना होते तो कहानी थोड़ा और भी टाइट फील होती, पर शायद से वो बानी कपूर और अजय देवगन के बीच की केमिस्ट्री दिखाने के लिए गाने डाले गए हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री भी उतनी नहीं दिखती है। वहीं फर्स्ट हाफ में साइड कैरेक्टर्स को भी काफी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, लेकिन सेकेंड हाफ में नए कैरेक्टर्स आते हैं जिससे कहानी अपना पेस पकड़ लेती है और थोड़ी इंगेजिंग भी हो जाती है। सेकेंड हाफ में एक आइटम नंबर भी है तमन्ना भाटिया का, जिसे देखकर लगता है कि बस हाइप क्रिएट करने के लिए गाना बनाया गया है। मतलब सॉन्ग ठीक ठाक है, लेकिन वो काटी रात वाला जैसा कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है। लेकिन फिर भी सेकेंड हाफ ओवरऑल पहले से बेटर है, जिसमें देखा जाए तो कहानी सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ते रहता है। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो, अजय देवगन एज यूजुअल वैसा ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं जैसा अभी वो रिसेंटली सारे फिल्मों में परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब यहाँ कुछ भी वैसा नया नहीं दिख रहा है। वहीं रितेश देशमुख की बात करूं तो ये बंदा जब भी निगेटिव रोल में आता है छा जाता है, और इस बार भी इनका काम अच्छा लग रहा है। उन्होंने जो कैरेक्टर को पकड़ा है, चाहे एक्सप्रेशन हो, प्रेजेंटेशन हो, सब कुछ टू द पॉइंट लग रहा है। बाकी लोगों का काम भी ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, वानी कपूर के कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था यहाँ पे। अब देखो, ये फिल्म वैसे तो सेम प्लॉट पे ही है जो प्लॉट इसके पहले पार्ट का था, मतलब एक बड़ा पावरफुल पॉलिटिशियन पे रेड और फिर उसमें सस्पेंस और ट्विस्ट वगैरह। तो अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो फिर कुछ नया शायद ना मिले इसमें, लेकिन अगर नहीं देखा है तो इंगेजिंग थ्रिलर के रूप में एक बार ये देखने लायक है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो बताना कि आपको कैसा लगा। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।